नमस्ते बच्चों। मैं शिवानंद पाराशर। आईएएस की तैयारी के लिए जो हम हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं उसमें आपका फिर से स्वागत है। आज हम टॉपिक देखेंगे 1857 की क्रांति, जो कि भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए प्रथम संग्राम माना जाता है, जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा गुरुजी श्री नए पद्म सागर जी महाराज एवं गुरुनी श्री मैणा श्री जी साहेब जी का। साथ ही इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली से श्री संजय जी संकलेचा जी एवं गुजरात से मेहुल जी रूपानी जी का। ठीक है बच्चों, तो ये 1857 की क्रांति जो है वो भारत के इतिहास में अपना एक अलग महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जैसे हमने ट्राइबल्स की क्रांति देखी, हमने देखा सिविल रिवेलियंस कई तरह के देखे, रिलीजियस रिवेलियंस देखे, जैसे सन्यासी मूवमेंट था या बहावी मूवमेंट था। ये सब जो मूवमेंट्स थे वो सिर्फ एक एक छोटे से जगह तक ही लिमिटेड थे और उनका जो कॉज था बहुत ही लिमिटेड कॉज था। उनका कोई कॉज ऐसा नहीं था कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलानी है। उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनसे उनकी जो स्वतंत्रता छीन ली गई थी, जैसे ट्राइबल्स एरिया में उनका जो एक्सप्लॉयटेशन जो हमने पढ़ा, बस उसको दूर करने के लिए उन्होंने जो रिबेलियंस लड़ी। लेकिन 1857 की क्रांति जो थी वो जियोग्राफिकली पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर किया इसने। साथ ही इसमें जो लोगों ने भाग लिया, जिन सेक्शंस ने, सोसाइटी के जिन सेक्शंस ने भाग लिया, वो काफ़ी सब लोग इन्वॉल्व थे इसमें। जैसे पीजेंट्स थे, सोल्जर्स ने तो स्टार्ट ही किया था, फिर जमींदार भी थे, तालुकदार थे, आर्टिसंस थे। तो पूरे सोसाइटी ने मिलके इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसलिए इस 1857 क्रांति को भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम माना जाता है। लेकिन इसके बाद काफ़ी समय तक ऐसा कुछ बहुत बड़ा रिवोल्ट नहीं हुआ, छोटे छोटे रिवोल्ट होते रहे। फिर हमें आखिर में जाके 1947 को हमें आज़ादी मिली अंग्रेजों से। लेकिन हमें ये समझना है कि देखो 1757 से नॉर्थ इंडिया में इन्होंने अपना जब बैटल ऑफ प्लासी जीता ब्रिटिशर्स ने, जैसे हमने पढ़ा था, उससे 1857 तक इन्होंने जो चेंजेस लेके आए पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, इकोनॉमिकली, उसका ये नतीजा था कि 1857 क्रांति हुई, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा वाटरशेड मूवमेंट माना जाता है कॉलोनियल हिस्ट्री, हमारी जो कॉलोनियल हिस्ट्री है उसमें। कारण यही है कि इसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपने रूल को बहुत पूरी तरह से चेंज किया। जैसे कि इस समय तक ब्रिटिश कंपनी रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वो रूल कर रही थी, उसी को अधिकार दिया था ट्रेड करने का, और फिर बाद में टेरिटरी उन्होंने कैप्चर की, रूल करने का, अपने जो भी संधि करते थे राजाओं, इंडियन राजाओं के साथ, वो करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी। लेकिन 1957 के बाद जो रूल था वो सीधा सीधा क्राउन के अंडर आ गया। क्राउन मतलब जो रानी थी उस समय, उसके अंडर आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर सीधा सीधा रूल आ गया 1857 क्रांति के बाद। ठीक है, तो बाकी हम पूरा अभी देखेंगे कि 1857 क्रांति क्यों हुई, क्या प्रोसेस रहा और उसके क्या परिणाम रहे, वो सारा हम देखेंगे अभी यहाँ पे। बस ये इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे समझना कि सिंस इट चेंज एवरीथिंग, के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि ज्योग्राफिकली ये पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर किया और सोसाइटी के सारे सेक्शंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो कॉजेस समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉजेस क्या है। जैसे आप किसी भी इवेंट का, हम हर बार यही देख रहे हैं कि क्या कारण है। हिस्ट्री में बार बार बता रहा हूं कि आपको लॉजिकली समझना है, तो आपको समझना होगा क्या कारण थे, ऐसा क्या हुआ 1757 से 1857 के बीच में जिसकी वजह से लोगों को इस हद तक सारे सेक्शंस को पार्टिसिपेट करना पड़ा। तो नेचुरली कुछ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स रही होंगी, जैसे हमने सिविल रिवेलियंस में देखा, ट्राइबल रिवेलियंस में देखा, तो उसमें इकोनॉमिक कारण जरूर रहता है, लोगों को इकोनॉमिक हार्डशिप होने लगती है, तो वो कारण रहेगा। तो इकोनॉमिक कॉजेज में क्या है, फिर अब इसको डिवाइड करेंगे किस किस को हुआ, है ना। जैसे इकोनॉमिक कॉजेज में हम पढ़ते हैं कि जो आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, वो क्या थे कि जो राजा महाराजाओं थे
उन पे डिपेंडेंट थे एक तो। दूसरा, उनका जो कीमत थी, उनके जो प्रोडक्ट थे, उनकी कीमत नॉन अनकम्पिटिटिव नहीं रही थी इंडियन मार्केट में। क्यों? क्योंकि जो मार्केट के जो ट्रेड जो होता था मार्केट में, उसको पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से कैप्चर कर लिया था कि उनका मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो ब्रिटिश से आता था वो सस्ता पड़ता था। उसके पीछे क्या था, उन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई थी कि यहां से जो रॉ मटेरियल जाता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और वहां से जो बन के आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इंडियन जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है। तो इस वजह से जो इंडियन जो प्रोडक्ट्स है, जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्समैन थे जो हाथ से बनाते थे कुछ चीजें, जो आर्टिसंस थे, उनकी चीजें वो क्या है, अनकम्प्लीटेड हो गई। दूसरा, जो उनको पेट्रोनेस मिलता था राजा महाराजाओं से, वो खत्म कर दिया था, वो कंपनी ने कट ऑफ कर दिया था। तो इसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, जब ये लोग क्या हुआ था, फिर वापस कहाँ गए, जब इनको शहरों, मेनली तो ये राजा वाजाओं के शहरों, बड़े बड़े सिटीज जो थी उनमें रहते थे, ये वापस गाँव की तरफ जाने लगे। जब गांव की तरफ गए तो जो किसानी थी, जो खेती थी, वो पहले से ही बहुत ही नॉन रिम्यूनरेटिव थी, उससे कुछ मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इतना ज्यादा उन पर टैक्सेस लगा रखा था, जो रेवेन्यू सिस्टम था वो इतना एक्सप्लोटेटिव था कि पीजेंट्स को कुछ बचता नहीं था। ऊपर से ये लोग जब वापस आए तो खेती पे और बर्डन बढ़ गया। समझ रहे हो? तो जैसे पीजेंट्स को तो इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही थी, साथ ही साथ और भी जो आर्टिसंस हैंडीक्राफ्ट्समैन थे या बाकी के और जो लोग थे जो शहर में रोजगार के लिए जाते थे, उनको भी इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ा। ठीक है। तो ये एक समझो कि आप सोसाइटी में हो क्या रहा था उस समय पे, किस तरीके से इकोनॉमिक कॉजेज जो पीजेंट से उनको प्रॉब्लम हुआ, बाकी जो और प्रोडक्ट जो बना रहे हैं बीच के जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम हुआ। देन सबसे इंपॉर्टेंट, जमींदारों को प्रॉब्लम होने लगा। जमींदारों को क्या प्रॉब्लम होगा कि जिस तरीके से जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें जमींदार उतना टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे। जो भी सिस्टम बनाया था, जैसे परमानेंट सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम था, उसमें एक फिक्स कर दिया था कि जमींदार को इतना फिक्स अमाउंट देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए या तो जमींदार किसानों को बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, उनके पास भी देने को कुछ नहीं होता था, अगर कुछ फेमैन हो गया या कुछ सूखा पड़ गया तो। ठीक है। तो जमींदारों की जमीन फिर बेचने लगते थे अंग्रेज कंपनी के जो लोग हैं, अगर वो जो फिक्स अमाउंट है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक कॉज भी रहा कि जमींदारों को भी इकोनॉमिक हार्डशिप देखना पड़ा, उनकी जमीन है वो जाने लगी। अब जमीन जाएगी तो उससे क्या, उनका जो सोशल स्टेटस है वो भी जाएगा। गांव देहात में जो उनका जो सोशल स्टेटस है अपने इलाके में, वो भी खोने लगेगा। तो ये भी एक रिसेंटमेंट का कारण बनने लगा इकोनॉमिक कॉजेज में। ठीक है। सिमिलरली तालुकदार भी थे जो कि जमींदार टाइप के थे, उनके पास जमीन होती थी। उनके जो एस्टेट मतलब उनकी जो जागीरदारी है, उनका जो जमीन जो उनके अंडर है, वो एस्टेट पूरी जो उनका प्रॉपर्टी है, उसको भी सीधा सीधा आप क्या करने लगे, जो कंपनी के लोग हैं सीधा सीधा कैप्चर करने लगे, कुछ भी बहाना बना के, आप टैक्स नहीं दे पा रहे हो या कुछ भी तरीके से। तो अब जो जमींदार और जो तालुकदार जो इतने ऐश और आराम से इतने सोसाइटी में उनका जो स्टेटस था वो धीमे धीमे जाने लगा। तो ये लोगों ने भी 1870 क्रांति में पार्टिसिपेट किया, इसके पीछे उनकी इकोनॉमिक हार्डशिप एक कारण रहा। ठीक है। फिर पॉलिटिकल कॉजेज देखेंगे हम, पॉलिटिकल कॉजेज क्या रहे। पॉलिटिकल कॉजेज का जो इफेक्ट हुआ उसका ये था कि जो राजा या नवाब जो लोग थे, छोटे छोटे राजा जो प्रिंसेस थे, उन लोगों ने 1870 क्रांति में पार्टिसिपेट किया। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो कंपनी ने अपनी पॉलिसीज अपनाई थी उससे वो धीरे धीरे जितने भी प्रिंसेस थे, छोटे छोटे राजा महाराज थे, उनके जो राजघराना, उनका जो टेरिटरी थी, उनके जो राजा थे, राजघराने थे, उनको कैप्चर कर रहे थे धीमे धीमे। जैसे कि सब्सिडी अलायंस के थ्रू तो उन्होंने इनडायरेक्टली पूरा कैप्चर कर ही लिया था। जो हमने सब्सिडी अलायंस देखा था उसमें क्या होता था कि जो राजा है उसकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से अंग्रेजों के अंडर आ जाएगी, लेकिन अंग्रेज उनको एक प्रोटेक्शन देंगे जिसके लिए वो अपनी एक आर्मी रखेंगे उसी के यहाँ, और उसकी आर्मी का खर्चा राजा ही उठाएगा, और एक रेजिडेंट रहेगा जो कि रेवेन्यू सिस्टम पे भी पूरी तरह से कंट्रोल रखेगा। तो इस तरीके से जो सब्सिडी अलायंस था वो इनडायरेक्टली रूल कर रहा था
प्रिंसेस के यहाँ, लेकिन धीमे धीमे क्या करने लगे कि वो उसको कैप्चर करने लगे, कुछ भी बहाना बना के उसको पूरी तरह डायरेक्ट कंट्रोल में, उसको एनेक्स करना जैसे बोलते हैं, कि पूरी तरह से ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में लेने लगे। राजा जो छोटे छोटे राजा थे उनको कुछ पेंशन देके कहीं रख दिया, या उनको ऐसे ही हटा दिया, ये चल रहा। तो एक कंट्रोल जो था सीधा सीधा अपने छोटे छोटे राजाओं के ऊपर कंपनी बढ़ाती जा रही थी। ठीक है, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी बहुत बड़ा रोल था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि जैसे किसी राजा के पास अपना उत्तराधिकारी नहीं है और वो अगर अडॉप्ट करता है, तो वो अडॉप्ट करने का जो बच्चा है उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाए, और वो सीधा सीधा जो उसका एरिया है राजा का, वो उसके कंट्रोल में, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये था डॉक्टर लफ्स, जो कि रानी झांसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो इसी के अंडर उनके जो झांसी था उसको कैप्चर कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। राइट। तो पॉलिटिकली इतना चेंजेस आ रहे थे कि जो छोटे राजा महाराजा थे, जो उनको इतने सालों से वो अपना रूल कर रहे थे, वो खत्म हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बाकी दिल्ली में इस समय क्या था, इस समय जैसा हमने पढ़ा था कि बक्सर के बैटल के बाद और पानीपत के बैटल के बाद, और धीमे धीमे क्या था, जो मुगल रूलर था ना, वो जस्ट नाम के लिए रूल कर रहे थे। मुगल रूलर कंट्रोल जो पूरा टेरिटरी पे था वो ब्रिटिशर्स का ही था, पूरे नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी। जिस तरीके से उनका निजाम का अलग चल रहा था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। तो अब उन्होंने सोचा ब्रिटिशर्स ने कि मुगल जो राजा है इतना नाम के लिए है, तो उसको भी उन्होंने हटाने का अब डिसाइड कर लिया था। तो उन्होंने क्या कहा कि जब प्रिंस था फरीकुद्दीन प्रिंस, जब उसकी डेथ हुई 1856 में, तो ये बोला कि उसके बाद अब कोई राजा नहीं बनेगा, बाकी के जो प्रिंस थे वो कोई अब राजा नहीं बनेगा। और रूल कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। बोला कि बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट एम्पर ऑफ इंडिया, वही लास्ट एम्पर रहेंगे, उसके बाद कोई उनका जो बेटा है वो अब राजा नहीं बनेगा। तो इसकी वजह से बहादुर शाह जफर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बेटों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक पॉलिटिकल कॉजेस माना जाता है 1857 क्रांति का। ठीक है, बाकी एक क्या हुआ था कि 1856 में अवध जो था वो बैटल बक्सर के बाद से नवाब के अंडर तो था, लेकिन उस पर जो हमने देखा था कि जिस तरीके से रेवेन्यू सिस्टम और निजामत सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स के अंडर था। मतलब आर्मी और रेवेन्यू सिस्टम पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर था, लेकिन नाम के लिए रूल कर रहा था वो नवाब कर रहा था अवध एरिया में। लेकिन 1856 में उसको एनेक्स कर दिया। एनेक्स करने का मतलब है कि नवाब को हटा दिया, अब सीधा सीधा रूल ब्रिटिशर्स ही करेंगे। तो ये भी एक कारण बना, जैसे कि बाकी जो अवध के नवाब थे वो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। ठीक है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट मैंने डिस्कस कर ही दिया कि आपका जो जो राजा कोई है उसका अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अगर वो अडॉप्ट करता है तो अडॉप्ट जो करेगा उसको लीगल एयर नहीं मानते थे, लीगल एयर नहीं मानेंगे उसको, उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, और जो राजा उसका जो एरिया है वो कैप्चर कर लेंगे ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से उनका जो पॉलिसी थी अब धीमे धीमे इंडिया के ऊपर पूरी तरह से डायरेक्ट रूल करने की थी, अपना एक्सपेंशन करने की थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में जो कैप्चर किए गए थे उसमें सबसे पहले था सतारा, जो किंगडम कैप्चर हुए वो सतारा, नागपुर, फिर संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी 1853 में। लेकिन झांसी की रानी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, जिससे वो उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो मतलब जो छोटे छोटे राजा थे उनको ये लगने लगा कि अब अंग्रेजों के साथ जो उनका जो संबंध चल रहा था वो अब नहीं रहेगा, वो अब उनको हटा ही देंगे, तो इसलिए सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीछे कारण क्या था, जो एनेक्स कर रहे थे जैसे सतारा, नागपुर, झांसी, इनके पीछे क्या कारण था ब्रिटिशर्स ने। तो ये कॉजेज में नहीं आएगा, बट लेकिन थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। जो नागपुर था वो क्या था कि जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बॉम्बे और कलकत्ता से जो रास्ता था वहाँ से जाने का, उसमें बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था। अब लेकिन वो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था ब्रिटिशर्स के अंडर, इसलिए ब्रिटिशर्स उसको चाहते थे कि वो डायरेक्ट कंट्रोल में आए, जिससे कि पूरा का पूरा जो रास्ता है जहाँ से उनका सामान गुजर रहा है वो ईजिली निकल सके। सामान जो ट्रेड हो रहा है बॉम्बे से कलकत्ता जा रहा है वो ईजिली हो सके, इसलिए नागपुर को एनेक्स किया। सिमिलरली सतारा, सतारा जो है बॉम्बे और
मद्रास के रास्ते में आता था, इसलिए सतारा को भी एनेक्स किया। और झांसी का कारण ये था कि वो चाहते थे कि बुंदेलखंड जो है, अगर झांसी उनके सीधे कंट्रोल में आ गया तो बुंदेलखंड को रूल करना उनके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई राजा है तो एटलीस्ट उनको परमिशन तो लेना ही ना कुछ कुछ करने के लिए। भले ही उनके साथ वो उन्होंने उनकी जो पॉलिसी है, उनकी ट्रेड है वो इजीली हो रहा है, लेकिन फिर भी राजा किससे कुछ परमिशन तो लेना पड़ेगा ना, कहीं से कुछ प्रॉब्लम होती थी। इसलिए उनको डायरेक्ट ये रूल करने के लिए उनको ये एनेक्स करने लगे, अपने कब्जे में लेने लगे। ठीक है, इसके पीछे लॉर्ड डलहौजी का जो एक्सपेंशन हो रहा था 1850 वाले टाइम में, लॉर्ड डलहौजी जो थे उस समय, उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने डायरेक्ट रूल करने की जो पॉलिसी थी उसको अपनाया, किस तरीके से एक्सपेंशन करना है, ब्रिटिश कंपनी का रूल है उसको एक्सपेंशन करना है। उसी से राजा जो थे, प्रिंस थे, वो लोग इससे नाराज होने लगे और क्रांति में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, देन सोशल रिलीजियस कॉजेस। सोशल रिलीजियस कारण क्या थे? ब्रिटिशर्स जब आए, या उनसे पहले जैसे हमने देखा पोर्चुगीज जब आए, तो वो अपने साथ मिशनरीज भी लेके आए। मिशनरीज जो होते हैं, जो उनका काम था कि जो अपना क्रिश्चियन रिलीजन है उसको एक्सपेंड करना, उसके बारे में लोगों को बताना, और अगर हो सके तो कन्वर्जन भी करना। तो इस चीज को ना धीमे धीमे लोग सस्पिशन से देखने लगे। लोगों को लगने लगा कि जो ब्रिटिश रूल है वो सिर्फ रूल करने के लिए नहीं है, वो बल्कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और धीमे धीमे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आ रहा है और हमारा जो धर्म है वो खतरे में पड़ रहा है। तो हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्म के जो लोग थे वो इसको अब सस्पिशन से देखने लगे ब्रिटिश रूल को। तो हम आम आदमी में भी ना अंग्रेजों के खिलाफ एक एक जो डिसकंटेंट है वो बढ़ने लगा। बाकी उन्होंने जो भी पॉलिसीज अपनाई, जैसे सती को एबोलिश किया, या विडो रीमैरिज किया, या विमेन के एजुकेशन पे ध्यान दिया, जो कि सोसाइटी में इंटरफियर किया धीमे धीमे लॉज के थ्रू, उस चीज को भी जो हार्ड, जो कंजर्वेटिव जो लोग थे, जो नॉर्मल जो लोग थे, वो इसको देखने लगे कि वो हमारे रहने के तरीके, जो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसको ये चेंज करना चाहते हैं, अल्टीमेटली हमारे ऊपर अपने रिलीजन को थोप देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से, मतलब ऐसे रूमर्स फैल रही थी उस समय पे कि ब्रिटिशर्स जो है वो पूरी तरह सबको क्रिश्चियन बना देंगे, ये रूमर्स भी फैल रही थी। इसलिए लोगों ने भी इसमें रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। एक और जो चीज़ करी अंग्रेजों ने वो ये करी कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको उसके फादर की प्रॉपर्टी से डिबार नहीं किया जाएगा, मतलब उसको रोका नहीं जाएगा, का हिस्सा रहेगा। लेकिन उस समय रिलीजियस जो प्रैक्टिस थी, हिंदू प्रैक्टिस थी, हिंदू कस्टम जो थी वो ये थी कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, किसी और धर्म को अडॉप्ट करता है, तो उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन इसको रोकने के लिए एक रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 से आया था। तो इसको जब जब ये आया तो लोगों के अंदर ये अब ये फीलिंग आने लगी कि ये सिर्फ रूल नहीं कर रहे हैं, इनका पर्पस क्रिश्चियनिटी को भी फैलाना है। क्योंकि इन्होंने अब इतना आसान कर दिया है कि अगर आप कन्वर्ट होते फिर भी आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता रहेगा। ठीक है, तो एक सोशल जो रिलीजियस कॉज में ये जो कारण था, ये बहुत बहुत बड़ा कारण था कि जो नॉर्मल जनता है वो 1870वीं क्रांति में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में ये था कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो इतना करप्ट हो चुका था कि आम आदमी को उस वहाँ पर जस्टिस नहीं मिलता। मतलब कोर्ट हुआ, पुलिस हुआ, छोटे छोटे ऑफिसर्स हुए, वो सब मिलके लोगों को बस एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो अब लोगों को, ये आम जनता थी, इंडियंस जो थी, अब उनको ये दिखने लगा कि जो फॉरेन जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने के लिए है। जबकि उनका ये कहना होता था कि हम लोगों के वेलफेयर के लिए यहाँ पर रूल कर रहे हैं। जबकि इंडियन जो ब्रिटिशर्स का कहना था कि हम इंडियन लोगों के वेलफेयर के लिए रूल कर रहे हैं, क्योंकि जो राजा है वो एक्सप्लोरेटिव है, वो इतने सालों से उनको एक्सप्लॉइट करते हुए आए हैं। उनका जो रूल है वो इतने सैकड़ों सालों से, मतलब जो है वो एक्सप्लॉइटेटिव रहा है। लेकिन हम जो है वो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब लोगों को धीमे धीमे, जब जो पूरा सिस्टम बना, कोर्ट सिस्टम आया अंग्रेजों के टाइम पे, पुलिसिंग जो सिस्टम था वो जो चेंज हुआ जिस तरीके से, वो हम अलग से वीडियोस में पढ़ेंगे।
जस्टिस सिस्टम था वहां पे, वो सब लोग मिलके एक दूसरे से मिलके इतना करप्शन था कि वो सब एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक और जो था कि अभी तक ऐसा समझा जाता था कि जो ब्रिटिशर्स है वो बहुत ही सुपीरियर पावर्स है, क्योंकि उन्होंने सारे राजाओं को हरा दिया, जिनको लोग समझते थे कि राजा बहुत शक्तिशाली, उनकी बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा दिया। तो एक अंग्रेजों से एक डर था, लेकिन जब बाहर अंग्रेज जब हारे, कई सारे वॉर्स में उनको लॉसेस का सामना करना पड़ा, जैसे फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, वो हार गए थे बुरी तरह से। पंजाब वॉर में इनिशियली वो हार गए थे, क्रीमियन वॉर्स में हार गए थे। देन संथल रिवेलियन में उनको बहुत बहुत बड़ा तगड़ा झटका मिला था, जो संथल रिवेलियन जो हमने पढ़ा, तो उससे एक साइकोलॉजिकल चेंज आया लोगों में। उनको एक साइकोलॉजी फील होने लगा कि नहीं, ये जो ब्रिटिशर्स फॉरेन रूल है उसको हराया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये इनविंसिबल है, इनको भी हराया जा सकता है अगर सब लोग मिलके कुछ ऐसा रिवोल्ट करें। तो ये एक साइकोलॉजिकल चेंज आया। फिर सबसे जो इमीडिएट जो कॉज था वो था सिपाही के अंदर जो डिस्कंटेंट था वो बढ़ने लगा, क्योंकि इनिशियली तो जो स्टार्ट हुआ वो सिपाही ने मंगल पांडे के, हम पता है हमें, मंगल पांडे ने शुरुआत की थी, जो एक अंग्रेज जो ऑफिसर था उसको गोली मारी थी। शुरुआत तो जो सिपाही जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, उन्होंने ही करी थी। तो उनके अंदर डिस्कंटेंट बढ़ता जा रहा था। वो इसलिए था कि जो सोशल जो पॉलिसीज थी, सोशल रिलीजियस जो पॉलिसीज थी, उससे सिपाही भी अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि जो सिपाही थे वो अल्टीमेटली थे तो पीजेंट्स थी। अभी भी हमारे जो सोल्जर्स होते हैं मोस्टली वो गाँव से ही आते हैं, शहर से तो लोग सोल्जर्स बनने जाते नहीं है, बहुत कम है। उस समय भी यही था कि जो पीजेंट्स थे उन्हीं से ही सोल्जर्स बनते थे, जो आर्मी था या पुलिस सिस्टम है, आर्मी है, उसको ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग पीजेंट्स ही थे। तो ब्रिटिशर्स एक तरफ तो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से उनको अपने यहाँ रिक्रूट भी कर रहे हैं। तो उनके अंदर अब ये समझ में आने लगा कि ये हमारे जो घर के लोग हैं उनको तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो डिस्कंटेंट बढ़ने लगा। दूसरा जो रिलीजियस कारण था कि उनको ये लगने लगा कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे रिलीजियस वैल्यूज पे भी हमला कर रहे हैं। जैसे कि क्या हुआ कि एक रूल बनाया गया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, उसके अंदर ये था कि जो भी आर्मी रिक्रूट होगा उसको कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन उस समय एक एक ये कस्टम थी, ये बिलीफ सिस्टम था कि आप अगर बाहर जाते हो, समुद्र पार करते हो, तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा। ये ऐसा बिलीफ सिस्टम था उस समय कि अगर समुद्र पार करते हो तो धर्म खत्म हो जाएगा। तो अब उन्होंने रूल ला दिया कि आपको कहीं भी भेजा सकता है, अफगान में भेजा जाएगा या कहीं पे भी क्रीमियन वॉर्स में कहीं पे भी भेजा जाएगा। तो ये कंटेंट डिसकंटेंट बनने लगा धीमे धीमे सोल्जर्स के अंदर। ठीक है। बाकी जो एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ उससे भी सिपाही थे वो अफेक्ट हुए, कि उनका जो एक प्रॉपर जो सोसाइटी का एक सिस्टम था कि एक राजा है और नवाब है, ये सब जो चीज़ें हैं वो उनकी सोसाइटी से चल रही है, उस पर वो इंटरफियर कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। तो चेंज जो था उनको सिपाही को भी फील होने लगा कि ये धीमे धीमे सब कुछ ही चेंज कर रहे हैं, हमारी पूरी सोसाइटी को पूरी तरह से बदल रहे हैं। और एक और जो कारण था, नॉर्मल कारण, ये था कि जो ब्रिटिशर्स को जो जो अलाउंसेस मिलते थे, उनकी जो सैलरी थी वो अलग थी, और जो इंडियन सिपाही थे उनकी सैलरी अलग थी, उनको जो अलाउंस मिलता था वो डिफरेंट था, उनको नहीं मिलता था। जैसे फॉरेन सर्विस अलाउंस होता था कि अगर बाहर आप लड़ने जा रहे हो तो आपको एक अलग भत्ता मिलेगा, अलग अलाउंस मिलेगा, वो ब्रिटिशर्स जो सिपाही थे उनको मिलता था, लेकिन इंडियन जो सिपाही थे उनको नहीं मिलता था। फिर एक और वेरी इजीली अंडरस्टेबल के उसमें जो ब्रिटिश सिपाही और इंडियन सिपाही से ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि उनको ये फील होता था हमेशा ब्रिटिश इंडियन सिपाही को कि वो छोटे हैं, उनको हमेशा ऐसे फील कराया जाता कि वो सबॉर्डिनेट है, वो हमेशा हमसे पीछे ही रहेंगे। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, कि उनको लगता था जो वाइट जो लोग हैं वो सुपीरियर हैं, और प्रमोशन हुआ और बाकी के प्रिविलेज हुआ उसमें वो हमेशा ब्रिटिशर्स जो है वो उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था सिपाही को, ना कि इंडियन सिपाही। तो इस तरीके से सिपाही जो पूरा जो सोल्जर्स थे उनके अंदर डिस्कंटेंट बढ़ता जा रहा। बाकी पीजेंट यूनिफॉर्म मैंने बताया ही कि किस तरीके से पीजेंट्स ही जो लोग थे। फिर इमीडिएट ट्रिगर क्या था? इमीडिएट ट्रिगर ये था कि एक नई राइफल आई थी, ब्रिटिशर्स ने एक नई राइफल पूरे मिलिट्री
के लिए एक नई राइफल है एनफील्ड राइफल। उसमें क्या था कि उसमें कारतूस लगाने के लिए उसका जो कारतूस का जो ढक्कन है उसको मुंह से छीलना पड़ता था, मुंह से छीलना पड़ता था। उस समय ये र्यूमर फैलाई और शायद सही भी था कि वो जो उसका कवर है, तो जो ग्रीसिंग है उसमें सुअर की चर्बी है या गाय की चर्बी है, उसका फैट यूज किया गया है। और सिंस सिपाही को ये मुंह से उठाना पड़ता था तो उनको लगा कि ये उनका धर्म, उनका चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू सिपाही हो, उनके जो धर्म इससे खत्म हो रहा है, उनके धर्म जो बिलीफ सिस्टम है उसके अगेंस्ट है किसी भी जानवर के फैट को मुंह से टच करना। तो ये एक इंस्टेंट ट्रिगर बना था, मतलब जो पॉलिसी चली थी उससे डिस्कंटेंट तो था सिपाहियों के अंदर, लेकिन इंस्टेंटली जो रिवोल्ट हुआ उसके पीछे ये कारण था। ठीक है, जो कि दिखाई दिया कि 19th नेटिव इन्फेंट्री थी बैरामपुर में, वहां के सोल्जर्स ने मना कर दिया यूज करने से, उस राइफल को यूज करने से मना कर दिया, उसको इनडिसिप्लिन की तरह देखा गया और पूरी की पूरी रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया, मतलब सारे सोल्जर्स को उससे निकाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि मंगल पांडे ने 29 मार्च को सर्जेंट जो था उसको गोली मार दी, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने, जो कि काफी फेमस इंसिडेंट है। उसी के बाद से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ एक्चुअली। मंगल पांडे ने जब हिम्मत करी, बाकी सोल्जर्स को तो बस उन्होंने मना किया, रिफ्यूज किया, तो उनको सेना से निकाल दिया, वो लोग अपने घर चले गए। लेकिन मंगल पांडे ने सीधा बंदूक उठाई और गोली मार दी। उसके बाद उसको पकड़ के हैंग कर दिया गया था, मंगल पांडे को उनको हैंग कर दिया गया था। उसके बाद से पूरी जो रेजिमेंट थी उसने भी रिवोल्ट किया, तो उसको डिसबैंड कर दिया, उनको भी निकाल दिया गया। फिर उसके बाद से 23 अप्रैल 29 मार्च के बाद 23 अप्रैल 57 को 18 जो 80 सोल्जर्स मेरठ से, उन लोगों ने भी जो कार्टेज जो थे उसको यूज करने से यूज मना कर दिया और उनका भी कोर्ट मार्शल। वैसे दो तीन चीजें इंसिडेंट हुए, उनको 10 साल की सजा मिली, लेकिन क्या हुआ कि उनके जो साथ के जो लोग थे उन लोगों ने ब्रिटिश उस समय जो ऑफिसर्स होंगे उन पे फायर करके उनको छुड़ा लिया था। तो ये जो लोग हैं, जो 80 लोग जो इनको 10 साल की सजा दी गई थी, मेरठ के जो सोल्जर्स थे, उन लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो वो लोग सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। तो इस तरीके से ये रिवोल्ट जो थी वो सिपाहियों ने स्टार्ट करी थी और राजाओं के पास गए कि उस रिवोल्ट को अब लीड कौन करेगा। अब हमने हथियार तो उठा लिए, हमने अंग्रेजों को जो ऑफिसर थे वहां पे लोकली तो मार दिया, अब उसको बढ़ाना है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है। सिपाहियों ने, सोल्जर्स ने ऐसा बोला, तो अब किसके पास जाएंगे, तो वो उनको सिर्फ एक मुगल जो उस समय जो लीडरशिप थी, मुगल जो रूलर था वो ही दिखाई दिया और वो दिल्ली आए 11 में 1857 को। बहादुर शाह जफर को फिर प्रोक्लेम करके एम्परर घोषित कर दिया गया। ठीक है, फिर धीमे धीमे बाकी के जो लोग थे वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए, जो हम डिटेल में आगे देखेंगे उनके क्या क्या हुआ। जैसे लक्ष्मीबाई झांसी, लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, अवध की जो बेगम जीनत महल थी वो ज्वाइन किए, देन ठाकुर कुंवर सिंह आरा से ज्वाइन किए। जैसे ये रिवोल्ट जो है पूरी अवध से लेके बिहार तक यहाँ तक फैल गई। तो रिबेलियंस को इनिशियली तो सक्सेस मिला, लेकिन उसके पीछे कारण ये था कि ब्रिटिश फोर्सेस नहीं थी वहां पे। ब्रिटिश फोर्सेस अभी भी पंजाब में थी, अफगान वॉर के बाद वहीं पर रुकी हुई थी। लेकिन जल्दी से ही ब्रिटिशर्स को लगा कि ये बहुत बड़ा रिवोल्ट है, दिल्ली से लेके लखनऊ तक और इवन आरा तक है। तो उन्होंने तुरंत उनके अपने जो भी आर्मीज थी सब जगह, पंजाब से बुलाया, कोलकाता से बुलाया, मद्रास से बुलाया, बॉम्बे से बुलाया, सारे सबको मिला के यहाँ पे इकट्ठा किया और धीमे धीमे सबके ऊपर कंट्रोल कर लिया। झांसी की रानी को भी हराया, बहादुर शाह जफर मुगल जो दिल्ली में, उस पर भी वापस से कैप्चर कर लिया, उसको रंगून भेज दिया गया था। बेगम जो अवध की हजरत महल थी और मराठा लीडर से वो नेपाल को भाग गए। तो इस तरीके से पूरी तरह से उन्होंने वापस से, ब्रिटिशर्स ने धीमे धीमे पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया था। तो ब्रीफ में ही हमने ये डिस्कस किया है, ज़्यादा डीपली हम नहीं गए। बाकी अब हम देख लेते हैं कि लीडर्स कौन कौन थे जो हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कि कौन सा लीडर कहाँ पे लड़ा, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली में कौन लड़ रहा था, मुगल जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उसी को एम्पर घोषित कर दिया गया था।
और उसको वो जस्ट अभी भी वो जस्ट एक नॉमिनल हेड था, मतलब वो रिवोल्ट को लीडरशिप जस्ट नाम के लीड कर रहा था। जनरल बख्त खान था, उसने लीड किया था रिवोल्ट को दिल्ली में। और एक कोर्ट बनाया गया था वहां पे, जब ये मान लिया गया कि अब होगा क्या, कैसे हम इसको लीड करेंगे, तो ये हुआ कि कोर्ट बनेगा, जैसे कैबिनेट सिस्टम होता है, उसमें 6 जो पर्सन थे वो आर्मी से, 4 जो थे सिविलियंस थे। वो इसको पूरी तरह से डिसाइड कर थे किस राजा को क्या मैसेज भेजा जाए, किस तरीके से कहाँ पे रिवोल्ट लड़नी है, कहाँ पे अंग्रेजों को हराना है, किस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी जो बनानी है, वो एक कोर्ट सिस्टम बना रहा था। जो 10 लोग थे वो बना रहे थे, लेकिन इसमें जो सबसे वीक लिंक थी उस समय, वो बहादुर शाह जफर ही, खुद बहादुर शाह जफर ही था। बिकॉज वो बूढ़ा हो चुका था, उसको इतना मन भी नहीं था ही, बोला जाता है कि उसने बिना मन के इसको ज्वाइन किया। तो जो लीडरशिप होनी चाहिए थी वो इस रिवोल्ट को नहीं मिली अच्छे से, जो होनी चाहिए थी। बाकी एक और जो जितने भी जो मैसेज भेज रहे थे छोटे छोटे राजाओं को झांसी में, या जो अवध की जो नवाब उसको भेज रहे थे, या कहीं पे भी जो मैसेज भेज रहे थे कि आप रिवोल्ट कीजिए, उसमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो ये कारण माना जाता है कि इसको सप्रेस करना बहुत ही आसान रहा ब्रिटिशर्स के लिए 1857 क्रांति को। तो दिल्ली हमने देख लिया। बाकी कानपुर में नाना साहेब ने लीडरशिप ली। नाना साहेब कौन थे? जो जब मराठास को हरा दिया गया पूरी तरह से, ब्रिटिश ने पूरी तरह से मराठास के किंगडम को कैप्चर कर लिया, उसके बाद से जो पेशवा, लास्ट पेशवा थे बाजीराव टू, उसके जो अडॉप्टेड सन था नाना साहब, उसको एक्सपेल करके यहाँ कानपुर में रखा गया था। उसको सिर्फ पेंशन दी जा रही थी। तो इसलिए नाना साहेब एक नाम था, इसलिए उसको लीडर बना दिया गया कानपुर में। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बरेली में खान बहादुर था, जो कि रोहिला खंड का डिसेंडेंट था। रोहिला खंड जो ये वाला बरेली और ये सब एरिया है सहारनपुर, ये रोहिला खंड बोला जाता था, उसका डिसेंडेंट था खान बहादुर। उसने कमांड ली यहाँ पे। उसने 40,000 सोल्जर्स के अपने इकट्ठे करके उससे अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ पे लड़ाई लड़ी। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जैसे मैंने बताया, उन्होंने लीडरशिप को अपनाया, और उनका जो बेटा था ब्रिजेश कादिर, उसको नवाब घोषित कर दिया गया। बिहार में कुंवर सिंह ने रिवोल्ट को लीड किया, जो कि जगदीशपुर का जमींदार था। उसको अंग्रेजों से पहले से ही खुन्नस थी, मतलब पहले से ही डिसकंटेंट था, क्योंकि उसके एस्टेट्स को, उसकी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश ने, इसलिए इजीली उसने लीड किया कुंवर सिंह ने, जो कि उस समय अपने 70s में थे, वो काफ़ी उम्र थी उनकी। तो उन्होंने बिना किसी संकोच के ज्वाइन किया इस रिवोल्ट को, और बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने एक आ, अपने लीडरशिप दिखाई, वहाँ पे लीड किया रिवोल्ट को। और सबसे आउटस्टैंडिंग लीडर जिसको इस रिवोल्ट में माना गया वो रानी लक्ष्मीबाई, जो कि बहुत बहादुरी से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और कारण तो डॉक्टर लेप्स हमने देखा कि उनके जो दत्तक पुत्र था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अडॉप्टेड सन था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और डॉक्टर लेप्स में उसके 1853 में उसको कैप्चर कर लिया था झांसी। लेकिन ब्रिटिशर्स की जो डॉक्टर लेप्स के अंदर उनकी किंगडम को कैप्चर किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और ये मौका देख कर उन्होंने तुरंत रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया, रानी झांसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। देन उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कि उन्होंने एक स्लोगन दिया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये एक फेमस स्लोगन है उनका। इनको ज्वाइन किया तात्या टोपे ने भी, जो नाना साहेब के एसोसिएट थे। एक्चुअली नाना साहेब को हरा दिया था, नाना साहेब भाग गए थे नेपाल। नाना साहेब जब नेपाल चले गए तो तात्या टोपे जो उनके जो एसोसिएट थे वो झांसी चले गए उसको सपोर्ट करने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई को। वहाँ पे दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और वहाँ पे जीत भी लिया स्टार्टिंग में, और फिर ग्वालियर की तरफ मार्च किया। वहां पे ग्वालियर की तरफ मार्च किया और ग्वालियर को भी कैप्चर कर लिया था। लेकिन ग्वालियर में उस समय सिंधिया रूल कर रहे थे। सिंधिया जो थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे 1857 क्रांति में, और वो आगरा चले गए। लेकिन लड़ाई हुई, काफ़ी फियर्सफुल लड़ाई हुई, जिसमें कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया। 1857 जून 1858 में जाके पूरी तरह से रिकैप्चर किया ब्रिटिशर्स ने ग्वालियर को। तो कैसे सप्रेशन कैसे किया? तो सप्रेशन में जो लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय, जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग, जो कलकत्ता में इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पूरी फोर्सेस को बुलाया पंजाब, मद्रास, कलकत्ता से, और पूरी तरह से रिवोल्ट को पूरी तरह सप्रेस कर दिया। तो बिठूर में, जो कानपुर में नाना साहब जैसे ने बताया, वो नेपाल चले गए
तात्या टोपे ने ज्वाइन किया था रानी लक्ष्मीबाई को, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में हरा दिया गया, जिसमें उनको मार भी दिया गया था। फिर दिल्ली को फ्री कराया, जैसे कुछ नाम है आपको याद नहीं रखने हैं, विल्सन, निकलसन, जॉन लॉरेंस, उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर्स ने, जैसे उनको पंजाब से जो फोर्स आ गई थी उसने दिल्ली को वापस से कैप्चर कर लिया गया था। और दिल्ली में बहादुर शाह जो जफर थे उसको रंगून भेज दिया गया अपनी वाइफ के साथ में। उनका ट्रायल हुआ, उनको बोला कि इन्होंने ट्रेजन किया है, तो रंगून भेज दिया गया। तो वहीं पे वो 1862 में उनकी मृत्यु हुई, 1862 में आगे। और उनके जो 3 बेटे थे उनको वहीं पे दिल्ली में ही गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से वापस से ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, जो कि 20 सितंबर तक जो रिबेलियंस थे उनके अंडर कंट्रोल में रहा था, उनके कंट्रोल में रहा था। बेगम हजरत महल जो लखनऊ से लड़ रही थी वो भी नेपाल भाग गई थी, और महमूदुल्लाह को मार दिया गया था जून 1858 में। लेकिन बाद में थोड़ा ये स्ट्रगल जो चलता रहा, जो तालुकदार थे वो धीमे धीमे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते रहे। तो इस तरीके से पूरी तरह से 1857 की रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। तो मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया है, जस्ट आपको एक आइडिया लगे कौन कौन लोग थे, क्या क्या, किस तरीके से उन्हें कहाँ कहाँ पर लड़ाई लड़ी, क्या हुआ। तो किसी भी रिबेलियन का एक प्रोसेस होता है कि वो रिबेलियन एकदम से खड़ी होगी, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके कॉजेज जनरली आप डिवाइड कर सकते हो कि इकोनॉमिकली कॉजेज रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज रहेंगे, सोशल कुछ कॉज रहेंगे, उसको आपको थोड़ा पता हो कौन से सेक्शन सोसाइटी के सेक्शन अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको आप लिख सकते हो। देन उसमें जो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि उसमें क्या चला, कैसे क्या हुआ। ज़्यादा हमें बैटल्स के बारे में कहीं नहीं लिखना पड़ता है, ना ही किसी भी क्वेश्चन में आता है, बट आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ लड़ रहा था, क्या हुआ, फिर सप्रेशन होगा किसी भी रिवोल्ट का। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। 1857 से शुरुआत हुई, उसके बाद भी छोटे 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 जगह जगह पे रिवोल्ट होते रहे। इससे पहले के हमने देखे जो ट्राइबल रिवोल्ट थे, सिविलियन रिबेल जो रिवोल्ट हुए थे वो हमने देखे। 1857 से 1947 तक ये धीमे धीमे ऐसे कुछ कुछ थोड़ा बहुत चलता रहेगा। फिर जब कांग्रेस 1885 में कांग्रेस का गठन होगा, उसके बाद से जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस के लिए वो अलग तरीके से होने लगेगा। वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, हिस्ट्री की जो हम वीडियोस पूरी सीरीज चल रही है। तो पर्पस हमारा आपको यही है कि आप थोड़ा सा बस आइडिया लग जाए किस तरीके से क्या हो रहा है, एक आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होने लगे कि क्या हो रहा था उस समय, इस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ हमने धीमे 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 अपने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्ते।